सब जितने बैंक आते हैं ना एग्जाम्स मतलब ईयरली उतने सब ट्राई करनी चाहिए, सब ट्राई करनी चाहिए। एक के ऊपर रुकोगे ना तो कुछ नहीं होगा। मेरा कॉर्पोरेट जॉब का पैशन था, इसलिए मैंने वो BMS चूज किया था। हाँ, तो स्कूल टाइम से मेरा वही पैशन था कि कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए मुझे। वो हिसाब से मैंने वो कॉमर्स के बाद BMS का ऑप्शन चूज किया था, नहीं तो मैं BBA चूज करती। अगर बैंकिंग था तो BBA चूज करती ना, वो अच्छा रहता मेरे लिए। नहीं तो वो था, वो कॉर्पोरेट का जॉब का था। Jai Hind everyone, welcome back to the new episode of Decoding Success with Saima। आज हम जिस सक्सेस स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं वो एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने एकेडमिक्स जर्नी के टाइम पे, और इतना ही नहीं, इन्होंने डिसाइड भी कर लिया था उसके बाद कि इनको बैंकिंग सेक्टर्स में आना है। बट हर स्टूडेंट का कहीं ना कहीं एक वीकनेस होता है, उस तरह का वीकनेस इनका था जो कि था कंसिस्टेंसी, है ना। किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बट उस चीज़ को भी ओवरकम करके आज ये स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं जो कि बेसिन कैथलिक बैंक में पोस्टेड है एज CSE, दैट इज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इतना ही नहीं, इनके और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं। सो आइए उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। So welcome to the episode, Miss Madhurita. Thank you. I'm very glad to introduce you. So आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम मधुरिता मुकुंदन अवाथे है। मैंने मेरे 12th तक स्टडी कॉमर्स में हुआ है, न्यू इंग्लिश स्कूल जूनियर कॉलेज में, और मेरा ग्रेजुएशन GG कॉलेज, सेंट गोंसाला गोसे कॉलेज में BMS में हुआ है। हाँ, एंड ग्रेजुएशन हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन? नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ मेरा। Okay, all right. Yeah, so guys, this is Saima Sheikh, Deputy Chief Officer at IIKD. ये जो डिकोडिंग सक्सेस विद साइमा का एपिसोड है उसमें आप सबका स्वागत करती हूँ, और आज हम मिलके डिस्कस करेंगे मधुरिता जी से कि कैसे उन्होंने बेसिन कैथलिक बैंक में एज अ CSE पोस्ट हासिल किया है, और उस चीज़ को करने के लिए अभी हमें और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। सो आइए उन्हीं से पूछते हैं। सो आपने जो बैंकिंग सेक्टर्स में अपना करियर डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, तो उस वक्त आइडिया था कि बेसिन कैथलिक बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स में भी ऐसे होता है? आइडिया था, मतलब आइडिया इतना नहीं था। पहले नेशनलाइज का आइडिया था, नेशनलाइज और प्राइवेट सेक्टर का था। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नेशनलाइज को टारगेट करते हैं। मैं काउंसलिंग्स भी इतने सारे लेती हूँ, मैं उसमें देखती हूँ स्टूडेंट ने अगर डिसाइड किया मैं SBI क्लर्क या SBI PO, तो वो सिर्फ वही एग्जाम देते हैं, उसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं देते हैं। सो इज दिस अ करेक्ट अप्रोच ये करना? नहीं, सब जितने बैंक आते हैं ना एग्जाम्स मतलब ईयरली उतने सब ट्राई करनी चाहिए, सब ट्राई करनी चाहिए। एक के ऊपर रुकोगे ना तो कुछ नहीं होगा, और साल में फिर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वही तो बराबर है। एंड सब्जेक्ट, सिलेबस, पेपर पैटर्न, मार्क्स, कट ऑफ, ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो सेम ही जाता है। सो नियरली 20 से भी ज्यादा एग्जाम्स पूरे साल भर में बैंकिंग सेक्टर्स के आते हैं। प्रोबेबली अभी करंटली, यानी आप तक जब तक ये वीडियो पहुंचेगा तो मैं बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, साउथ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जन कल्याण कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अपना महेश कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक उसको बोलते हैं, ऐसे एक नहीं 5 वैकेंसीज अभी करंटली ऑनगोइंग है, जिसका लास्ट डेट 31 मई, 29 मई इस तरह का है। तो इस तरह से अगर एक महीने में भी हम देखते हैं तो कम से कम 4 से 5 वैकेंसीज बैंकिंग की आती जाती है। और अगर आपका टारगेट बैंक PO बनना है तो उसके लिए आप कोऑपरेटिव एग्जाम्स आपको देने चाहिए, सो दैट आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, और अगर जॉब हो भी जाए डन तो जॉब करते करते आप क्लियर कीजिए, सो दैट आपका एक्सपीरियंस भी गैदर हो जाए और आपको नेशनलाइज बैंक में इजी भी रहे इन होना, राइट। सो कमिंग बैक टू अगेन मधुरिता, आपका जो पैशन था बचपन से वो क्या था? मेरा कॉर्पोरेट जॉब का पैशन था, इसलिए मैंने वो BMS चूज किया था। हाँ, BMS के बाद फिर MBA का भी कुछ प्लान? हाँ, नहीं, वो क्या हुआ, वो BMS चूज किया उस टाइम पे कॉर्पोरेट जॉब मिलना मतलब वो एक रिक्वायर। मेरे पापा जॉब मतलब प्राइवेट जॉब में ही थे, तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर वो प्राइवेट जॉब ही लेना है, वो स्कूल से मेरा वही डिसाइड था। लेकिन ग्रेजुएशन के टाइम पे मतलब कॉलेज की फ्रेंड ने रेफरेंस दिया कि ऐसे बैंक में भी जॉब ऐसे मिलता है, एग्जाम मतलब ऐसे क्लासेस है चल रहे हैं, तो मैंने TY के एग्जाम के पहले क्लास ज्वाइन किया था, मतलब एग्जाम देने से पहले एडमिशन ले लिया, एग्जाम होने के बाद मतलब क्लास ज्वाइन कर दिया मैंने। हाँ, तो उसके रेफरेंस से मैंने वो उस टाइम पे मेरा वो बैंकिंग का सेक्टर पूरा मतलब बैंक में ही जॉब चाहिए,
और मैंने कॉर्पोरेट का पूरा छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ मतलब लेकिन स्कूल टाइम से मेरा वही पैशन था कि कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए मुझे। वो हिसाब से मैंने वो कॉमर्स के बाद BMS का ऑप्शन चूज किया था, नहीं तो मैं BBA चूज करती। हाँ। अगर बैंकिंग में तो BBA चूज करती ना, वो अच्छा रहता मेरे लिए, नहीं तो वो था, वो कॉर्पोरेट का जॉब का था। ओके, सो आपकी फैमिली में है कोई बैंकिंग सेक्टर? नहीं मम्मी डैडी नहीं के साइड से? नहीं। सो प्रोबेबली आप फर्स्ट हो। हाँ। वाओ, ओके। सो बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छा आपको IIT का रेफरेंस किसने दिया था? वो फ्रेंड से ही था। अच्छा। हाँ, वो फ्रेंड के कुछ रिलेटिव थे, तो उनसे मतलब उनको पता चला था कि ऐसा क्लास है स्टेशन पे, मतलब वसई गांव वसई स्टेशन पे है क्लास जो बैंकिंग के लिए तैयारी करके लेते हैं। तो वो क्लास मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया था। अच्छा। लेकिन वो फ्रेंड थी मेरी, हम लोग साथ में BMS कर रहे थे। तो हम दोनों ने एडमिशन ले लिया था उस टाइम पे 16 में 2016 में। ओके, ओके। और अभी मैं आपको बता दूं, GG कॉलेज से, अगर GG कॉलेज की प्रिंसिपल सर भी देख रहे होंगे ना अभी, विभूति सर जो विभूति अभी सर, हाँ, बराबर। IITD से एसोसिएटेड है, हाँ। IITD को जानते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे आके गए हैं, कुछ वीडियोस में वो दिखेंगे अरे भी। वाह, हाँ। या सो अब वो भी कितना प्राउड फील करते रहेंगे। सो आपने नहीं सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट का बट आपके कॉलेज, आपकी फैमिली, आपके बराबर। रिलेटिव्स और हर किसी को प्राउड फील करवाया। कांग्रेचुलेशंस ऑन थैंक यू, दैट। थैंक यू। सो अभी आगे क्या प्लानिंग है, मतलब अभी जर्नी चली रही है या कैसे? अभी CIB JIB का प्लानिंग है, क्योंकि अभी मेरा फरवरी में तो कंफर्मेशन हो गया है ना। हाँ। तो अभी मैं उस CIB JIB पे फोकस करूंगी। करेक्ट। सो हाँ। जिनकी बात करें CIB JIB, ये एक बैंकिंग का इंटरनल एग्जाम होता है जो बैंक एम्प्लॉय एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, अगर वो ये एग्जाम को क्रैक करते हैं CIB या JIB एग्जाम, सो प्रोबेबली उनका प्रमोशन फास्टर स्पीड में हो सकता है और अच्छी पोजीशन पे होता है, जहाँ पे इंक्रीमेंट भी एक अच्छे हाइक का मिलता है। बराबर। सो इंक्रीमेंट से मुझे याद आया कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोऑपरेटिव बैंक में या कोऑपरेटिव जॉब हाँ। में अपना कदम रखते हैं, स्टेप लेते हैं, तो कितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में? 15,000 15 to 18,000। हाँ, एज पर बैंक का, एज पर बैंक। इस पर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सारे हैं, जैसे इनका बेसिन कैथलिक है, सिटीजन क्रेडिट है, अगर मैं वसई विरार की बात करूं तो LKGSB है, इवन शामराव विठल है, शामराव सारस्वत विठल बैंक भी है, सारस्वत बहुत है। या ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक में बहुत जनकल्याण ऑप्शंस है वैसे, हाँ। बहुत तो है। मैंने सुना है 33 प्लस कोऑपरेटिव बैंक्स है। सो हर एक पर्सन का, वसई विकास, वसई जनता, थाने बराबर। जनता, बहुत सारे हैं ऐसे। सो सबकी अपनी अपनी वैकेंसीज निकलती है और अभी का भी करंट न्यूज यही है कि 45 स्टूडेंट्स अगेन हमारे हुए हैं बेसिन कैथलिक बैंक में। हाँ। या उनको तो मैं खुद सेंटर पे छोड़ने के लिए गई थी हमारी टीम के साथ, IITD की टीम के साथ। सो काफी अच्छा था वो फीलिंग। ऑलराइट, सो अभी आपका JIB CIB का तैयारी चल रहा है, कर मतलब प्रिपरेशन चालू नहीं किया, लेकिन अभी करना है मुझे, क्योंकि मेरा हाँ वो Okay. अभी इस साल का मोटिव वही है। Okay. वो जून जुलाई में शायद आएगा उसका। ऑलराइट। अच्छा, ये जो कंसिस्टेंसी की बात थी, तो शुरुआत करने की जर्नी, हाँ। बैंकिंग की शुरुआत करने से क्लियर होने तक का जर्नी कितने टाइम का था आपका? मेरा बहुत था। 2016 में चालू किया था ना, और 24 में पास आउट हुई थी मैं। 24 जनवरी में शायद वो रिजल्ट आया था फाइनल, इंटरव्यू के बाद मतलब। ओके, सो 2016 में जब शुरू किया तो हाँ। उसके बाद और भी कोई अचीवमेंट्स थे या डायरेक्ट BCCB निकला? BCCB निकला, हाँ नहीं उसके पहले था मेरा भारत बैंक क्लियर हुआ था, और GP पारसिक भी हुआ था। अच्छा। गोपीनाथ पाटिल सहकारी बैंक है वो भी, वो उसका हेड ऑफिस वाशी में है। अच्छा। तो वो दोनों भी क्लियर हुए थे, उसके साथ बसिन का भी तीसरा हुआ था क्लियर। तो वहाँ पे आप जॉब करते थे नहीं या इंटरव्यू नहीं हुआ था नहीं वहाँ पे? नहीं, मैंने इंटरव्यू दिया भी नहीं, क्योंकि इसका लाइनअप था ना, बसिन का ही मेरा सिलेक्शन लेटर भी आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर उसके साथ। इसके लिए मैंने वही सोचा कि यही कंटिन्यू करूंगी अभी। अच्छा। मतलब ये वसई में भी है ना, उसका कैसा था, GP पारसिक का हेड ऑफिस वाशी में था, तो ट्रेनिंग वाशी में होगा। तो उसके सोच के मैंने मतलब ये कंटिन्यू किया, बसिन कैथलिक बैंक में ही जाना है, उधर ही मतलब जॉब लेना है ऐसा। इसका ट्रेनिंग कहाँ हुआ था? पापड़ी में, वसई पापड़ी हेड ऑफिस में। जहाँ पे अभी ये लोग सब सेलेरिंग हाँ हाँ बराबर है, उधर ही, हाँ उधर ही वसई में। और ये CSE पोस्ट है क्या करना होता है एक्चुअली इसमें? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, मतलब आप कस्टमर से कैसे मतलब बात करते हो, उनको बैंक की पॉलिसीज, डेली कस्टमर सर्विस, मतलब जो वो बैंक में आते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उनका रिक्वायरमेंट रहता है, तो उनको सेटिस्फाई करना पूरा, मतलब डेली काउंटर वगैरह जो रहता है ना, डेली ट्रांजैक्शंस रहते हैं ना, तो आप उनसे कैसे बात करते हो वो भी एक मैटर करता है ना। आप उनसे अच्छे से बात करोगे तो वो वापस आएंगे। बैंक की मतलब बैंक FD वगैरह रहता है वो करो, RD करो, कैश में वो रहता है उनका मतलब ट्रांजैक्शंस डेली का। और वो सातिवली ब्रांच में कैसा कि उधर कंपनी बहुत है, तो डेली मतलब कंपनी के प्रोपराइटर वगैरह आते हैं, उनके अकाउंट्स रहते हैं बड़े बड़े, ODC से CC रहता है, तो वो उनसे अच्छे से बात करो तो वो अच्छे से करेंगे ना। बैंक के साथ और भी वो लॉयल होंगे, उनकी सर्विस कंटिन्यू रखेंगे, वो अकाउंट वगैरह सब कुछ ऐसा।
ये हमारे पूरे स्टूडेंट्स के तरफ से एक कॉमन क्वेश्चन, सीएससी में सेल्स करना होता है आप लोग? नहीं, वैसे नहीं रहता, वैसे नहीं रहता, वैसे नहीं। सुन लो, मतलब हर एक पूछते ही आके मैम कस्टमर सर्विस बिना सेल्स के होगा ही नहीं। टारगेट रहता है, टारगेट रहता है, नो डाउट कि टारगेट रहता है, देते हैं वो टारगेट, ऐसे नहीं कि, लेकिन सेल्स नहीं रहता उसका, वैसे सेल्स नहीं रहता, जैसे समझते हैं वैसे नहीं रहता, मुझे तो नहीं था साल में। हाँ, और टारगेट तो रहना ही चाहिए ना, बिना टारगेट के तो जिंदगी भी नहीं चलती। वही तो, टारगेट तो हम लेके ही चलते हैं। बराबर है। जब हम जॉब करते हैं तो एक टारगेट लेके ही करते हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब में ये टास्क है जो पूरा होना चाहिए। उसी को डेडलाइंस भी बोलते हैं, जहाँ पे डेडलाइन भी एक तरह का टारगेट ही होता है, बराबर, जहाँ पे हम रुक के ऑफिस में उसको कंप्लीट करते हैं। नाइस। सो अगर कोई स्टूडेंट मधुरिता 15 या 18,000 से स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम में वो अपना हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिसेंट कैथलिक बैंक में? 2 साल तक, 2 साल तक। 2 साल प्रोबेशन होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, 1 साल का प्रोबेशन रहता है। 1 साल का प्रोबेशन, 1 साल का प्रोबेशन रहता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता उसका, कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा, काफी अच्छा है। नेशनलाइज बैंक में कुछ होते हैं, नेशनलाइज के प्राइवेट में भी होते हैं। प्राइवेट एग्जाम दो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड रहते हैं, बराबर, एग्जाम इंटरव्यू सब कुछ दो फिर भी, हाँ, फिर भी बॉन्ड रहता है, ऐसे उसमें बॉन्ड वाला कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके। सो आपका स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब कुछ यहीं से हुआ है? वो सही में स्कूल में इंग्लिश स्कूल, जूनियर कॉलेज इंग्लिश स्कूल। वहाँ के प्रिंसिपल भी हमें जानते हैं। बराबर है। और फिर पूरा 500 जीजी कॉलेज? हाँ, पसंद नहीं, वो 12th तक मैंने जो इंग्लिश स्कूल में किया, कॉमर्स, और मेरा ग्रेजुएशन और जीजी कॉलेज में हुआ है। एसएससी बोर्ड ही या एसएससी बोर्ड, एसएससी। ओके, ऑलराइट। सो आपने जब इंटरव्यू दिया बेसिक कैथलिक बैंक का, तो कितने थे पैनल मेंबर्स वहाँ पे? 7 मेंबर थे, 7 मेंबर, इंक्लूडिंग चेयरमैन। इंक्लूडिंग चेयरमैन। ओके, और वो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे चेयरमैन सर भी? सब मतलब 1 by 1 क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो वो जो इंटरव्यू वाला फेज था, अंदर जाने से पहले आपकी क्या फीलिंग थी? बहुत टेंशन आ रहा था मुझे एक्चुअली कि वो क्या पूछेंगे, क्योंकि कैसा है, बहुत गैप रहता है ना, तो वही क्वेश्चन आता है कि इतने साल आप क्या कर रहे थे। 16 के बाद मैंने 23 के एंडिंग में, मतलब दिसंबर 23 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो इतने साल में अब क्या किया आपने, वही मतलब वो क्वेश्चन पहले आता है। अगर जॉब करते तो ठीक है भाई, हाँ जॉब किया था इतने साल, 5-6 साल जॉब किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतने साल क्या किया। लेकिन वो मेरे क्या, वो पहले जॉब का इतना, वो वही क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने ना कि वो जॉब में क्या क्वालिफिकेशन था, क्या आप करते थे, जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, तो उसमें सब कुछ कवर हो गया वो। इसके लिए मुझे इतना टेंशन नहीं आया कि वो साल का जो गैप था ना, मैंने कुछ नहीं किया था मैंने एक्चुअली, वो प्राइवेट क्लास वगैरह चालू था, लेकिन वो 2 साल मैंने जॉब किया, उसमें सब कुछ वो कवर हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो वैकेंसी होती है तो फ्रेशर्स के लिए होती है ना? फ्रेशर्स के लिए होती है, फ्रेशर्स के लिए होती है, क्योंकि अभी भी जब फॉर्म निकला था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे, हमें बोल रहे थे कि मैम हमारा इतना इतना एक्सपीरियंस है, तो ऐसे फ्रेशर की वैकेंसी है, गो देयर एज अ फ्रेशर। बराबर है। ये एक इंटरनल टिप है कि जब आप एक्सपीरियंस दिखा देते हो ना रेज्यूमे में, तो फिर रेडी रहो, क्वेश्चन रेडी रहो, हाँ एकदम। तो क्योंकि पैनल है, और अभी आपके टाइम पे प्रोबेबली 7 या 8 मेंबर्स थे, हाँ। और कुछ 4 या 5 लोग थे जो पीछे थे, है ना, वो डॉक्यूमेंट्स हाँ, वगैरह कर रहे वो थे, वो अलग थे, हाँ, वो सब कुछ वेरीफाई कर रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के हिसाब से आप लाए हो कि नहीं, वो चेक करने के लिए वो लोग अलग थे, उनका स्टाफ, और इंटरव्यू लेने के लिए अलग थे लोग। हाँ, और अभी जो मैं 45 स्टूडेंट्स का ये करके आई ना, सो वहाँ पे उन्होंने हमें फीडबैक दिया, 12 पैनल मेंबर्स थे, जिसमें से 4 से 5 लोग तो कंटिन्यूअस क्वेश्चंस किए जा रहे थे, और बाकी के लोग अपना काम नहीं कर रहे थे, वो बहुत फोकस के साथ देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ना नर्वसनेस पॉइंट ना काफी ज्यादा हो जाता है। सो इसीलिए अगेन हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो कि IITD में ये जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू क्वालिफाई करके फिर स्टूडेंट ऑफ द मंथ का टाइटल जीतना है, तो ये एक्चुअली उसी जॉब की तैयारी है, जिस चीज के लिए आप लोग इतना एंथुसियास्टिकली आते नहीं हो। सो स्टूडेंट ऑफ द मंथ है, मॉनिटर ऑफ द मंथ है, ये सारी एक्टिविटीज है। और उसके अलावा मैंने इंट्रो देते वक्त ही इनका बताया था कंसिस्टेंसी की बात, कितना जरूरी है इस एग्जाम के प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहना। बहुत जरूरी है, बहुत, मतलब रोज डेली, मतलब कितना भी आप टायर्ड हो जाओ, लेकिन वो डेली प्रैक्टिस सारे सब्जेक्ट्स का करना बहुत कंपलसरी है, बहुत, जो मैंने नहीं किया था स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में नहीं किया था वो। यहाँ पे स्टूडेंट कैसा है ना, एक भी दिन नहीं आता है ना, हमारा स्टूडेंट के डिपार्टमेंट कॉल करता है घर पे पेरेंट्स को कि आए नहीं है,
Yeah, so this is all about internally जो हम स्टूडेंट्स के साथ करते हैं. So because competitive exams is like a running marathon race, जहाँ पे अगर आप एक रेस में हो, आप रुक गए ना, तो बाकी का ऑफ कोर्स कंपटीशन आगे चला जाएगा. So that is why it's very important to be very consistent in this field. और उतना तो होना ही चाहिए. 1 घंटा तो निकाल के करना ही चाहिए. इफ यू आर प्लानिंग योर ड्रीम करियर टू बी इन दैट सेक्टर, तो आपको एवरीडे 1 आवर निकालना ही चाहिए. ये 4 से 6 महीने की तैयारी होती है गाइस, जो आने वाला 40 से 60 साल आपका जो है वो सिक्योर कर सकती है. सो बिकॉज इस फील्ड में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा करियर करते हुए देखा है. उनमें से एक हमारे सामने आज यहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट लेडी मौजूद है. ऑलराइट, सो आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी थी उस टाइम का कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कि उस टाइम आपका सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट क्या था? मेरा वीकनेस पॉइंट मैथ्स था. जो हर लड़की का होता है. सच में मैथ्स मतलब ना क्या है, मेरा स्कूल का मैथ्स भी इतना अच्छा नहीं था एक्चुअली 10th तक. इसके लिए मैंने 11 से एसपी लिया था, सेक्रेटरी प्रैक्टिस. मतलब मैथ्स ही नहीं चाहिए मुझे. लेकिन फिर वो बीएमएस के फर्स्ट ईयर में आया ही था वो मैथ्स, मैंने कैसे वैसे करके कवर कर लिया. वो जीजी कॉलेज के, थैंक यू जीजी कॉलेज के वो सर और मैडम थे, उन्होंने अच्छा करवाया कॉलेज में. विदाउट क्लास मैंने वो मतलब विदाउट कोचिंग सिर्फ कॉलेज के लेक्चर अटेंड करके वो मैथ्स मैंने क्लियर किया था. मेरा मैथ्स बहुत वीक था, मेरा वही मेन था. ऑलराइट, और ये जो आपका वीकनेस था उसमें आईआईटीडी की जर्नी में आपको किस तरह से हेल्प किया? आईआईटीडी ने किस तरह बहुत हेल्प किया, मतलब डे 1 से बहुत हेल्प किया. मतलब कैसे पहले ऑफलाइन मॉक टेस्ट किया, ऑफलाइन मॉक टेस्ट के बाद ऑनलाइन का उन्होंने प्रैक्टिस करवाया. उन्होंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था उस टाइम पे, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा. लेक्चर बार बार देखो, मतलब बार बार अटेंड करो, बार बार सॉल्व करो. कुछ नहीं आता तो वापस पूछो, ऐसा. मतलब वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा सर का. सो IITD gives lifelong validity सारे स्टूडेंट्स को. सो ऐसा है कि जब आपका वो रिविजन पोर्शन हो जाए तो भी आपको कंटिन्यूसली सेम चीजें देखती रहनी चाहिए. जब तक आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का सबके सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो तब तक आपको वो एवरीडे देखना ही चाहिए एवरी टाइम. और साथ ही साथ ऑफलाइन मॉक टेस्ट तो होता ही है, और ऑनलाइन, क्योंकि ये पूरा पेपर जो है MCQ पैटर्न, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर. सो इन तीनों का, और उसके अलावा भी जितना IITD सपोर्ट करता है, सारी चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस होती है. उसी तरह से हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन है. उसमें QR कोड्स है, सो स्टूडेंट्स कैन स्कैन दैट, और घर पे अगर नहीं है एडिशनल इंस्टीट्यूट से जाके घर पे, तो वो भी कर सकते हैं. ओके, सो आप अपने प्रिपरेशन टाइम पे जो भी आपने मेहनत की है उससे सीख के अभी का जो हमारा स्टूडेंट बैच है, उनका क्या ये देना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे कि अभी उनको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? कंसिस्टेंसी. और हाँ, सच में, क्योंकि एक बार जो डिसाइड किया है ना कि करना है तो करना है. 1 साल दो, 2 साल दो, लेकिन पूरे मतलब पूरा एफर्ट डालो उसमें. ऐसे मत सोचो कि बीच में नहीं हो रहा है, अभी कंटाला आ रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब या प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो. कंसिस्टेंट करते रहो, एक दिन रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा. और इसका और एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे दूसरे एपिसोड्स में, 2 एपिसोड नीचे ही आपको मिलेगा. दैट इज सृष्टि गुप्ता, जो इसमें है LIC HFL में है. उनका भी काफी साल का मेहनत है और अभी भी चल ही रहा है. शी इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हर SBI PO. रिजल्ट्स आएंगे बहुत जल्द. और इसका तो और एक सबसे बड़ा एग्जांपल है नीलेश मेहरोलिया, जिन्होंने बैक टू बैक एग्जाम्स दिए, क्लियर किया. ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में ही इज PO, वर्किंग एज PO, अर्निंग 16 lakhs per annum probably. So इससे इतने सारे एग्जांपल्स आपको मिलते हैं. So ऐसा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या था आपका प्रिपरेशन के टाइम पे? प्रिपरेशन के टाइम पे क्या था, मेरी मम्मी मेरी, उन्होंने मुझे बहुत ये किया, एनकरेज किया, करो. नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है तो करो, वापस करो. एक बार नहीं, 10 बार करो, 100 बार करो, लेकिन करते रहो. जब तक नहीं होता ना तब तक करो, क्योंकि उन्होंने खुद मतलब उनके जॉब में बहुत स्ट्रगल किया है. तो जो परमानेंट जॉब का जो रहता है ना, जो रिलैक्सेशन और मतलब टेंशन नहीं रहता ना, पूरे मतलब 60 ईयर तक टेंशन नहीं रहेगा ना अभी, कि एक बार जॉब ले लो फिर आराम करो, सिर्फ जॉब करने का. हाँ, वो है. जो हमारी जनरेशन है ना, आज सेटिस्फाई नहीं रहती एक जॉब में, तो ये ऐसा नहीं रहता. ये एक ऐसा जॉब है जो आपको सेटिस्फाई करता है, बिकॉज आपकी हर एक चीज, हर एक जरूरत इसमें मीट हो जाती है ना. अच्छी सैलरी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, आने जाने के लिए अलाउंस चाहिए. एक इंसान काम क्यों करता है? क्योंकि महंगाई काफी है. महंगाई बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी भी रेज होती है ना. तो ये सारी चीजें जो हमारी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ तो मीट हो ही रहा है.
तो हमें उसके लिए क्या करना है, 4 से 6 महीने का सिलेबस होता है, ड्यूरेशन होता है। और अभी तो और एक चीज है जो हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन में तैयारी शुरू करते हैं ना, वो अपने ग्रेजुएशन के बाद उनके हाथ में एक अच्छी जॉब होती है। अच्छा, बराबर है। नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद और साल बराबर है, मेहनत करना पड़ता है। हेल्थ के लिए। और डेली रूटीन एक रहेगा ना सिस्टमेटिकली। मैं 8 से जॉब करती थी ना, तो रात को 8 बजे 8:30 बजे के बाद 2 घंटा स्टडी करती थी। हाँ। ट्रेन में जाते जाते मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो देख देख के वो पेपर दिए। अच्छा। ये बसिंग का भी, वो सब मैंने जॉब के टाइम पे दिए। अच्छा। वैसे नहीं कि घर बैठे बैठे आराम से, वो तो मेरा कब का हो जाता था फिर। हाँ। तो ये तो एक इंस्पिरेशन है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। हमारे वर्किंग स्टूडेंट बोलते हैं ना कि एवरीडे नहीं होगा, सिर्फ संडे टू संडे होगा। नहीं। और मैं बोलती हूँ सबके पास 24 घंटा है, हाँ। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा निकालो। और ये आइडिया हम देते हैं कि ट्रेन में चलते वक्त, आते जाते वक्त एटलीस्ट करंट अफेयर्स, एटलीस्ट टेबल्स, हाँ, बेसिक जो मुझे मतलब जो मुझे घर बैठ के रियलाइज नहीं हुआ ना कि पढ़ाई करनी चाहिए, वो मुझे जॉब ने देख सिखा दिया कि मुझे पढ़ाई करने। हाँ, प्राइवेट जॉब ने मुझे कि ये पढ़ाई करनी चाहिए, वो जॉब के लिए तू बनी है, पढ़ाई कर ले, अभी आगे का लाइफ सेटल हो जाएगा। ऑल्सो प्राइवेट जॉब में बहुत सारी चीजें, अभी आने वाले टाइम में AI आ रहा है, हाँ, ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे हैं की जॉब तो वैसे ही आधी जन की ले ऑफ हो चुकी है, आधी जन की होने वाली है सच में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को अपना एक सेटल्ड एंड सिक्योर जॉब ढूंढना, एक अच्छा सेक्टर ढूंढना। या तो सेल्स करना है तो सेल्स में चले जाओ, हाँ, कभी रिप्लेस नहीं हो जाओगे। बराबर है। ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप स्टार्ट सच करो, में, जिसके लिए प्लान बी कोऑपरेटिव सेक्टर भी आप रख सकते हो। बराबर है। ऐसा वो कैसा था ना, उसका बार बार मतलब जो सुपरवाइजर था वो ऐसा, वो जॉब कैसा था, वो कंपनी है, उसका वरई में हेड ऑफिस है। आपने सुना कि वो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो कोई MJPJY और PMJY वो स्कीम के अंडर था। हाँ, लेकिन वो उस टाइम पे था, मैं 24 तक थी। बराबर है। हाँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो वो स्कीम में कैसा था, वो स्कीम हॉस्पिटल से टाई अप थी। वो जॉब का ऐसा रूल था ना कि 3 महीने बाद ट्रांसफर होना चाहिए। 3 महीने का ट्रांसफरेबल का था वो, मतलब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। वो स्कीम के अंदर जितने हॉस्पिटल कवर होते हैं ना, वो हॉस्पिटल में आपको पोस्टिंग मिलेगा, 3 महीने बाद आपका ट्रांसफर होगा। लेकिन उसमें इतना पॉलिटिक्स था ना, 3 महीने का एक मतलब एक स्टाफ तो 6 महीने 1 साल उधर ही। और मेरे जैसे कि बोलते नहीं ना, जो बोलेगा नहीं ना, उसका एक दो दिन में भी ट्रांसफर, आज उधर जा कल उधर जा, तो ऐसा हेक्टिक उनकी मर्जी के हिसाब से। आज कोई एब्सेंट है, वो हॉस्पिटल जाना है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में टाइम तो लगेगा ना। और मैं रहती हूँ वो सही में, तो वैसे से बोरीवली कांति जाने में टाइम तो लगेगा ना। और अभी ट्रेन के ऊपर डिपेंड, ट्रेन मिलेगा, चढ़ने को मिलेगा तो जाऊंगी ना मैं। हाँ, तो उसके लिए कभी एक बार उसने बोला, मैंने 2 दिन छुट्टी लिया ना कंटिन्यू, तो उसने बोला कल नहीं आएगी ना तो नायर जाना, ऐसे भी उसने बोला था। तो उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट हेड ने मुझे 2 दिन वरई के हेड ऑफिस में बुलाया था। वो एकदम पेनफुल था मेरे लिए। वो 2 दिन बहुत मतलब वर्स्ट थे मेरे लाइफ के। तो उसके लिए मुझे वो ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ ये करना ही है। मुझे मतलब हाँ, मैं वो जॉब मुझे छोड़ना है और अपने दम पे जॉब मतलब निकालना ही है, मिलना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए दिन रात में वही सोचती थी। घर से मतलब सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो डाउनलोड करती थी, ट्रेन में जाके वो पढ़ती थी। दिन भर काम करके शाम को घर आती थी, तो लैपटॉप ओपन करके एग्जाम देना। मैं डेली के रोज मॉक टेस्ट देती थी। मैंने वही किया, डेली रोज घर पे आने का, मॉक टेस्ट देने का, खाने का, सोने का। मॉक टेस्ट जरूरी भी है, बहुत एक्यूरेसी मेंटेन होता है। मेरा वही हुआ मतलब मार्किंग्स वगैरह कैसे आपको हैम्पर करता था? अरे उसमें से ओवरकम हुआ। वो रोज मॉक टेस्ट देने का, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ स्टडी नहीं करने का, करंट अफेयर्स का वीडियो देखने का, डेली एक मॉक टेस्ट देने का, उसका रिव्यू लेने का, बस मैं उतना ही करती थी। क्योंकि वो दिन भर जॉब करने के बाद इतना कहाँ से मिलेगा एनर्जी कि पूरा पढ़ो। तो जितना आता है उतना मॉक टेस्ट दो, उसका रिव्यू लो, मतलब रिवाइज करो तो क्या मिस्टेक है, क्या बराबर है। तो मिस्टेक करेक्ट करके और जो करेक्ट है वो कंटिन्यू करके, उसमें से मैंने सब सीखा है बस। कि मतलब कुछ नया संडे को पढ़ने का, जो नया नहीं आता, जो मेरा वीकनेस है कि जो मुझे कवर करना है ना, वो मैं संडे को कवर करती थी। जितना होता था ना संडे को उतना। नहीं तो मैंने 2 साल वैसे ही किया था। वो जॉब में मतलब मैंने एग्जाम देती थी, मैं छुट्टी लेती थी जॉब से और एग्जाम सेंटर एग्जाम देती थी मैं। सैटरडे को संडे को तो बेटर रहता है, सैटरडे को स्पेशली। तो जो भी मतलब ये जॉब ने मुझे वो सिखाया कि अपने दम पे कुछ तो करो, तुम्हारी इधर कोई वैल्यू नहीं है। हाँ सच में, मतलब कुछ तो करना है। तो ये जॉब छोड़ने के बाद मैं आज़ाद हो गई। तो वो स्टाफ भी पूछने लगे कि क्या जॉब छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। वो मेरा सुपरवाइजर तो बोला था ना कि क्या जॉब छोड़ दिया, मुझे मेल भी नहीं किया। तो तुम्हें क्यों मेल करूँ, मैंने हेड ऑफिस को मेल किया, उन्हें पता है।
सीनियर को पता है तो तुम्हें मैं जरूरी समझती नहीं कि तुम्हें बताना ही चाहिए। बराबर। हाँ, तुम मेरे से जैसे बिहेव करोगे मैं वैसा ही बिहेव करूंगी ना, सिंपल है। जो अच्छा रहेगा वो अच्छे से बात करूंगी ना मैं। जो निगेटिव कमेंट्स देगा, हाँ मैंने इतना भी सुना है, क्या मोबाइल लेके बैठे काम करो, मैंने इतना वर्स्ट कमेंट तक सुना था वो जॉब में, मतलब जो नाइटमेयर बोलते हैं ना। सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट सच में। वो जॉब में एक्चुअली एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरा एक रूटीन हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे भी पता चलेगा ना प्राइवेट में कैसे लोग रहते हैं, क्या बोलते हैं। एक लर्निंग हो गया, मोटिवेशन भी मिल गया कि नहीं अब तो करना ही। वही तो, वो नहीं रहता ना शायद तो मैं इधर वापस आती भी नहीं। हाँ। ये जॉब मुझे मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं मिलता। वो जॉब की वजह से मुझे इसका मतलब बोलते हैं ना, इसकी वैल्यू पता चली मुझे कि सैलरी फर्क नहीं था वहाँ पे। वो 12,000 था उसका सैलरी। सैलरी का कुछ ये नहीं था, भी इतना नहीं था और इतनी सारी चीजें। हाँ, उसमें बहुत ही था, मतलब उसमें काम का भी इतना प्रश्न नहीं था कि सीनियर्स के टॉन्ट थे ना, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहता ना तो बात अलग थी। लेकिन आप पंक्चुअल हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, उसके बावजूद भी अगर आपको निगेटिव कमेंट सुनने को मिलेंगे तो कौन रहेगा, वैसा है ना। ओके अच्छा, सो आप IITD में जब आते थे रेगुलर, हाँ। तो तभी आपको याद है किसी का भी ऐसा आपको एडवाइस जो आपको बहुत काम आया हो IITD मतलब स्टाफ में से राम सर थे, राम सर का ही मुझे ज्यादा था, और पुराने वाले थे, मतलब पुराने सर वगैरह थे, लेकिन राम सर ही थे क्योंकि करो मैं लाइब्रेरी में बैठती, लेक्चर के बाद मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी उस टाइम पे। तो सुबह लेक्चर के बाद मैंने वो अटेंड किया था लाइब्रेरी का, मतलब वो एक रहता है ना कि स्पेशल क्लास करके मतलब पढ़ो। एक मेरी फ्रेंड आती थी, उसके साथ वो मेरी क्वेरीज क्लियर करती थी, उसका मैथ्स अच्छा था तो उसके साथ बैठ के मैंने, लेकिन ये सर की वजह से ही था, सिर्फ राम सर की वजह से, मतलब ये मेरा रहा इतने साल, मतलब पेंडिंग रहा, लेकिन आखिरकार हो गया वो 24 में ड्रीम अचीव हो गया जो मैंने चालू किया था। श्याम सर, सॉरी, हाँ श्याम, डायरेक्टर एंड फाउंडर। मैं ऑडियंस को बता दूं उनका निकनेम या फिर हमारे कुछ पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं जो सर को राम सर बोलते हैं। श्याम सर, सॉरी, श्याम सर, ही ऑफ कोर्स द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ IITD, एंड वही पूरा ट्रेनिंग मेथडोलॉजी और आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज ये सब सर ही डिसाइड करते हैं, वही बनाते हैं। और स्पेशल बैच का जैसे इन्होंने जिक्र किया, सो मैं अभी तक आपको बता दूं हमारे जितने भी सिलेक्शंस रहे हैं प्रोबेबली सारे DSP बैच, डायरेक्टर स्पेशल बैच। सो रेगुलर बैच में जब स्टूडेंट इन हो जाता है ना, तो उसका टारगेट हो ही जाना चाहिए कि मुझे DSP बैच में खुद को इन करवाना है, सो दैट DSP बैच में जब आप आ जाओ तो उसके बाद आपके सारे पेपर सॉल्विंग्स ही होते हैं, जैसे उन्होंने बताया लेक्चर्स वहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है और सिर्फ पेपर सॉल्विंग ही होता है। बराबर है। ऑलराइट। और इसके अलावा अभी और कोई है फैमिली रिलेटिव में तैयारी कर रहे हैं जिनको आप गाइड करते हो? अभी तो नहीं, मतलब कोई ऐसा, हाँ, छोटे नहीं, सब बड़े ही हो गए। हाँ, सब बड़े ही हो गए। ऑलराइट। इसके अलावा और कुछ है जो आप शेयर करना चाहोगे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, नॉट ओनली IITD के स्टूडेंट्स बट बाकी भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ कुछ आप? एक टाइम लिमिट दो खुद को, एक ड्रीम अच्छे, मतलब ड्रीम्स सिलेक्ट करो कि क्या बनना है आपको, वो बनने पे बस काम करते रहो। जो एक साल नहीं 2 साल ले लो, लेकिन कंटिन्यू उस पर काम करो, मतलब बीच में रुको मत, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। हाँ, और व्हाट्सअप वगैरह, इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया की तरफ उससे मतलब दूर ही रहो। अगर कुछ करना है हासिल तो पहले उस पर फोकस करो, गोल पे, वो गोल अचीव हो जाएगा, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। बैक देन कुछ सालों पहले तक है ना, 2 डिकेड्स पहले, 3 डिकेड्स पहले तक भी इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था गाइस जितना आज के ज़माने में है ना। हमें जितने भी सक्सेसफुल लोग दिखते हैं ना, बड़े वो बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, कोई भी हो, तो उनके टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था जितना आज के टाइम पे है। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, गेम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली के न्यूज़ भी जो आते हैं वो भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी डिस्ट्रैक्शन है अगर हमने परफेक्ट सोर्सेज को रेफर नहीं किया तो। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों का जो फोकस है वो तो आपके कंट्रोल में है, बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका फोकस आपके कंट्रोल में है। तो आपको पता है आपको आपकी फैमिली को आपको एक लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए आपको कुछ अचीव करना है और वो आप ही करोगे, कोई और आपको करके नहीं देगा। और उसके लिए हमें खुद को ही फोकस करना पड़ता है ना। और इन सब के लिए प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपटीशन
रुक नहीं रहा है। इंडिया तो है ही ग्रोइंग पॉपुलेशन कंट्री, सो इतना कंपटीशन है। इस कंपटीशन को टक्कर देने के लिए हमारे पास अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज है इनटू दी आईआईटीडी की ट्रेनिंग वैसे ही मेरा मुंबई रीजन में तो होती ही है ऑफलाइन, और पैन इंडिया अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। 1-on-1 गाइडेंस और मेंटरिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट करो। मेरे भी नंबर्स आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेल आईडी मिल जाएगा, so do check that and contact us on the given numbers. So that's it for today and मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी मधुरिता, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया, बिकॉज ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है एक एस्पिरेंट के लिए। इन्होंने बातों बातों में ये भी बताया कि फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है, जैसे इनकी मम्मी ने इनके लिए बहुत सपोर्ट। हम यहाँ पे काउंसलिंग में पेरेंट को बुलाते भी है तो आते नहीं है, बोलते हैं हमें क्या करना, हमारे स्टूडेंट को बच्चे को करना है उसको सिखा दो, समझा दो। सो ऐसा नहीं है, काउंसलिंग में पेरेंट्स को मैं जो देख रहे हैं ना उनको बोलना चाहूंगी कि आप लोग साथ में आइए, बिकॉज हमारे पास आपका बच्चा सिर्फ 2-3 घंटा ही रहने वाला है, बाकी 20-21 घंटे ना वो आपके सामने रहने वाले हैं। तो आपको ज्यादा उन पे ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं कितने टाइम तक, और डेफिनेटली आजकल की जनरेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बस उनको टाइम टू टाइम काउंसलिंग देके ना एक ट्रैक पे रख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, आप लोगों ने इतने एंड तक देखा एंड इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपको हम नोटिफाई तब कर पाएंगे जब आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सो सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड ऑफ कोर्स इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं या अपकमिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।